My name is Sharuk Kuntal from Drugs Nursing and Paramedical Education Center, and I am from BSc Nursing 3rd year. Today we will discuss on arteriosclerosis. Firstly, we read about introduction of arteriosclerosis. Arteriosclerosis occurs when the blood vessels that carry O2 and nutrition from heart to the whole body become stiff and thick. आर्टरियोस्क्लेरोसिस उस कंडीशन में होती है जब ब्लड वेसल्स जैसे कि वेन, आर्टरी, कैपिलरीज जो कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कैरी करती हैं हार्ट से लेकर पूरी बॉडी तक, वो ब्लड वेसल्स स्टिफ यानी कठोर एंड थिक मतलब मोटी हो जाए. यूजली आर्टरीज आर फ्लेक्सिबल, इलास्टिक, बट ओवर टाइम द वॉल ऑफ आर्टरीज कैन हार्डन, अ कंडीशन कॉमनली कॉल्ड हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी. यूजली जो आर्टरी होती है वो फ्लेक्सिबल, इलास्टिक, लेकिन एक लंबे समय के बाद जो वॉल्स होती हैं आर्टरी की वो हार्ड हो जाती हैं. उस कंडीशन को हम हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी कहते हैं. Now we will discuss about structure of artery. Mainly, artery consists 3 layers. Innermost layer is tunica intima. Middle one is tunica media, and outer one is tunica externa. Now we will discuss on definition of arteriosclerosis. It is defined as the accumulation of fat, cholesterol and other substance in wall of blood vessels that lead obstruction in blood flow. आर्टरियोस्क्लेरोसिस को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. एक्यूमुलेशन मतलब जमा हो जाना फैट का, कोलेस्ट्रॉल का एंड अदर सब्सटेंस. फैट और कोलेस्ट्रॉल एंड अदर सब्सटेंस हमारे ब्लड और सीरम के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि धीरे धीरे आर्टरी की इनर मोस्ट लेयर पे डिपॉजिट होने लगते हैं. डिपॉजिट होने की वजह से जो आर्टरी का ल्यूमन है वो नैरो हो जाता है. नैरो होने की वजह से जो ब्लड है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आता है. जिस तरीके से ब्लड फ्लो करना चाहिए उस तरीके से ब्लड फ्लो नहीं करता, जिससे कि ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है ब्लड फ्लो में. ऐसी कंडीशन को हम आर्टरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं. अब हम कॉज और इटियोलॉजी आर्टरियोस्क्लेरोसिस की एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट वन है स्मोकिंग. जब भी कोई पर्सन स्मोक करता है उसमें एक निकोटिन नाम का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि धीरे धीरे हमारी आर्टरी की वॉल्स पर डिपॉजिट होने लगता है. आर्टरी की वॉल पर डिपॉजिट होने के कारण जो आर्टरी का ल्यूमन है वो नैरो होने लगता है, जिससे कि ब्लड ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ब्लड पूरी बॉडी में ठीक से फ्लो नहीं हो पाता. नेक्स्ट वन एलिवेटेड सीरम कोलेस्ट्रॉल. जब हमारे सीरम के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाए और लॉन्ग टाइम तक कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज रहे सीरम के अंदर, तो वो भी आर्टरी की वॉल को नैरो कर देता है, ल्यूमन को नैरो कर देता है, जो कि आर्टरियोस्क्लेरोसिस कॉज करता है. नेक्स्ट वन है डायबिटीज. मेनली डायबिटीज के 3 टाइप्स होते हैं. डायबिटीज 1, डायबिटीज 2 एंड थर्ड वन इज गेस्टेशनल डायबिटीज. डायबिटीज टाइप 2 में ये देखा जाता है जो हमारी बॉडी होती है वो इंसुलिन के अगेंस्ट लेस सेंसिटिव होती है, एंड देन जब हम बाहर से इंसुलिन पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं तो हमारी बॉडी इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करती है, और ये इन्फ्लामेशन अगर बहुत टाइम तक चले हमारी आर्टरीज के अंदर तो आर्टरी का ल्यूमन छोटा हो सकता है और वो आर्टरियोस्क्लेरोसिस कॉज करती है. नेक्स्ट वन है हाइपरटेंशन. अगर किसी भी पेशेंट को हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत लंबे समय तक बनी रहती है, इस कंडीशन में ये होता है जो हमारा ब्लड है हमारी आर्टरीज की वॉल्स पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है, जिससे कि हमारी आर्टरीज की वॉल बहुत वीक हो जाती है, अपनी इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी खो देती है, जिससे इजीली हो जाता है आर्टरी में नैरो होना या किसी भी अदर सब्सटेंस का डिपॉजिट होना. इस तरीके से हाइपरटेंशन आर्टरियोस्क्लेरोसिस कॉज करती है. नेक्स्ट वन है स्ट्रेस. मेनली देखा जाता है स्ट्रेस में पेशेंट बैड हैबिट्स में पड़ जाते हैं, स्मोकिंग करने लगते हैं. बहुत सारे पेशेंट्स को हाइपरटेंशन हो जाता है. इस तरीके से स्ट्रेस जो है आर्टरियोस्क्लेरोसिस कॉज करता है. नेक्स्ट वन इज जेनेटिक.
मेनली देखा जाता है जेनेटिक एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जीन्स जो हैं ट्रांसफ़र होते हैं, उसके साथ कुछ डिजीज़ भी होती हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। इस तरीके से जो जेनेटिक है वो भी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कॉज करता है। नेक्स्ट वन है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट भी अफेक्ट करता है। अगर पेशेंट के अराउंड इन्वायरमेंट अच्छा है तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कॉज नहीं करेगा, जैसे कि हेल्दी ईटिंग डाइट है और कोई भी बैड हैबिट नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट को बैड हैबिट है जैसे स्मोकिंग, एल्कोहल और इन्वायरमेंट उसका बेटर नहीं है तो वो भी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कॉज कर सकता है। नेक्स्ट वन है फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर कोई भी पर्सन फिजिकल इनएक्टिव है, वो फैट ले रहा है, कोलेस्ट्रॉल ले रहा है, अदर सब्सटेंस जो कि कॉज कर सकता है ब्लॉकिंग आर्टरी में, और इनेबल है पेशेंट फिजिकल एक्टिविटी के, तो पेशेंट को आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस हो जाते हैं। नाउ हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। जो साइन और सिम्टम है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के वो बेस्ड हैं अफेक्टेड एरिया, जैसे कि हमारी बॉडी में कौन सा एरिया इफेक्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग साइन और सिम्टम शो होते हैं, जैसे कि ब्रेन में हुआ, जीआईटी ट्रैक्ट, हार्ट, किडनी एसेट्रा। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे सेरिब्रल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। जो सेरिब्रल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है वो ब्रेन के अंदर होता है। जो ब्रेन की सेरिब्रल आर्टरीज होती है उनमें ब्लॉकेज हो जाता है, आर्टरी नैरो हो जाते हैं, जिससे कि एक साइन और सिम्टम शो होता है जिससे हम TIA ट्रांसमिट इस्चेमिक अटैक। इस कंडीशन में क्या होता है, स्ट्रोक की कंडीशन आ जाती है। स्ट्रोक मतलब सडन डेथ ऑफ टिश्यू ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब टिश्यू जो ब्रेन टिश्यू होते हैं उनकी सडन डेथ हो जाती है ब्लड और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण। नेक्स्ट वन है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है हमारी मेनली हार्ट के अंदर होती है। हार्ट में कोरोनरी आर्टरीज होती है और इन कोरोनरी आर्टरीज का ब्लॉकेज होना, नैरोइंग होना कॉज करता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसमें कुछ साइन और सिम्टम्स शो होते हैं, जैसे कि MI, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट फेलियर, पेशेंट को हार्ट फेलियर भी हो सकता है, एंड एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस एक चेस्ट मसल होती है, उसमें पेन, और ये सब कुछ हमारा ब्लड और ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट वन है अरोटिक एन्यूरिज्म एंड मेसेंट्रिक इस्चीमिया। अरोटिक एन्यूरिज्म और मेसेंट्रिक इस्चीमिया मेनली GIT में होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अरोटिक एन्यूरिज्म, अरोटा एक आर्टरी है जो कि हार्ट से निकलती है। अगर अरोटा में एन्यूरिज्म हो जाए, एन्यूरिज्म का मतलब होता है लोकलाइज्ड स्वेलिंग। किसी भी वजह से अरोटा के अंदर लोकलाइज्ड स्वेलिंग आ जाए, वो किसी भी वजह से आ सकती है, जैसे आर्टरी ब्लॉक होने की वजह से, नेक्रोसिस होने की वजह से, इस्चीमिया होने की वजह से। एंड मेसेंट्रिक इस्चीमिया, मेसेंट्रिक वो आर्टरीज हैं जो कि अरोटा से ब्लड सप्लाई लेती हैं और GIT ट्रैक्ट के एक लार्ज पोर्शन को ब्लड सप्लाई करती हैं। अगर मेसेंट्रिक में इस्चीमिया हो जाए, मेसेंट्रिक आर्टरी होती है उनमें सेल्स की डेथ होने लग जाए ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लड। ऑक्सीजन और ब्लड के कम होने के कारण मेसेंट्रिक आर्टरी में जो सेल्स होते हैं उनकी डेथ होने लग जाए, वो कॉज करते हैं GIT आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि एब्डोमिनल पेन, बैकएक पेन और वेट लॉस। नेक्स्ट वन है रीनल स्टेनोसिस। रीनल स्टेनोसिस मेनली हमारा किडनी में होता है। रीनल आर्टरी वो आर्टरी होती है जो किडनी में ब्लड सप्लाई करती है, न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन सप्लाई करती है। अगर किडनी की किसी भी आर्टरी में स्टेनोसिस हो जाए तो वो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कॉज करती है। इसके कुछ साइन और सिम्टम
जैसे कि रीनल इंसफिशियंसी। रीनल इंसफिशियंसी में क्या होता है, जो रीनल है, जो किडनी है, अपना काम जो उसका वर्क होता है फिल्ट्रेशन का और बहुत सारे हार्मोन्स भी किडनी जो है प्रोड्यूस करती है, जैसे कि एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, इन सब में डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिससे कि जो रीनल है, जो किडनी है, अपना वर्क ठीक से नहीं कर पाती, जिससे कि रीनल इंसफिशियंसी हो जाती है। किडनी एक और साइन ऑफ सिम्टम शो करती है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का साइन ऑफ सिम्टम इसलिए शो हो रहा है क्योंकि जो किडनी है एक हार्मोन या प्रोडक्ट बनाती है जिसे कि हम रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम बोलते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वन है लोअर एक्सट्रीमिटीज आर्टियल ऑक्लूसिव डिजीज। लोअर एक्सट्रीमिटीज मतलब लेग्स, आर्टियल लेग्स की आर्टरीज, ऑक्लूसिव मतलब होता है स्टॉप और ब्लॉक। लोअर एक्सट्रीमिटीज आर्टरी ऑक्लूसिव डिजीज, जो हमारी पैर की जो आर्टरीज होती हैं उनमें कोई भी स्टॉपेज या ब्लॉकेज आ जाए तो वो कॉज करती है पेन इन मसल्स। कुछ साइन ऑफ सिम्टम्स होंगे जैसे कि पेन इन मसल, पेन एट रेस्ट और कुछ टाइम टिश्यू लॉस भी हो सकता है। टिश्यू लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ की आर्टरीज को, टिश्यूज को, सेल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही। अब हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि कोई भी डिजीज किस तरीके से प्रोग्रेस होती है हमारी बॉडी के अंदर ड्यू टू एनी कॉज। कोई भी कॉज हो सकता है लाइक स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, एसेट्रा। जो कॉज है वो लीड करेगा इन्फ्लामेशन इन इंटीमल लेयर इन वेसल्स। इन्फ्लामेशन जो आर्टरी की 3 लेयर्स होती है उसमें से इंटीमल लेयर मतलब इनर मोस्ट लेयर में इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। इस तरीके से इन्फ्लामेशन कॉज करने के बाद वो लीड करेगा कंटिन्यू एक्सपोजर टू सोर्स ऑफ इंटीमल इंजरी, रिजल्ट इन कंटिन्यू लिपिड डिपोजिशन। इन्फ्लामेशन होने के कारण ब्लड में जो भी सब्सटेंस होंगे लाइक फैट, कोलेस्ट्रॉल और बहुत सारे सब्सटेंस जो है प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर, वो धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगेंगे इन्फ्लामेशन या इंजरी की साइड पे। जो डिपोजिशन होने के बाद प्रोलिफिकेशन ऑफ स्मूथ मसल सेल्स। प्रोलिफिकेशन होता है स्मूथ मसल सेल्स का। प्रोलिफिकेशन मीन्स इंक्रीज इन सेल्स एंड शेप इन साइज। जो सेल्स है वो अपनी शेप और साइज में इंक्रीज होने लगते हैं, जो कि लीड करता है फॉर्मेशन ऑफ प्लेट, जिसे हम अर्थोमस भी बोलते हैं। अर्थोमस का मतलब होता है एन unconditional accumulation of any substance in the innermost blood vessel, in the innermost wall of the artery। जो आर्टरी की वॉल है इनरमोस्ट, उसमें किसी भी चीज का अननेसेसरी, किसी भी चीज का डिपोजिशन होना ही अर्थोमस कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ प्लेक, प्लेक का मतलब किसी भी चीज का डिपोजिशन होना, जो कि लीड करता है नैरोइंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन ब्लड फ्लो। अगर हमारी जो आर्टरी के अंदर जो इनरमोस्ट लेयर है उसके अंदर किसी भी चीज़ का डिपोजिशन हो जाएगा तो उसका जो ल्यूमन है वो छोटा हो जाएगा, जिससे कि जो ब्लड को फ्लो करने में ऑब्स्ट्रक्शन होगा। इस तरीके से जो आर्टियोस्क्लेरोसिस होती है हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है। अब हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस के बारे में बात करेंगे। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि हम डिजीज़ का पता लगा सकते हैं कि कौन सी डिजीज़ हो रही है। इसमें फर्स्ट हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में पेशेंट की हैबिट्स या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, इन सब के बारे में उसकी जो हिस्ट्री है हम उसे कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वन फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन अब हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मीन्स जांच। किसी भी बीमारी की हम किस तरीके से जांच कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी डिजीज को। फर्स्टली हम पढ़ेंगे हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में हम पेशेंट की पास्ट और प्रेजेंट हिस्ट्री लेंगे। पास्ट
उसके पेरेंट्स को कोई डिजीज तो नहीं थी जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, प्रेजेंट में वो कोई स्मोकिंग या बैड हैबिट या फिजिकल इनएक्टिविटी तो नहीं है। नेक्स्ट वन फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट का फिजिकली एग्जामिनेशन किया जाएगा जिसमें कि आरटी को असिस्ट किया जाएगा। जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो आरटी जो है हार्ड फील होंगी, जब हम पल्स रेट लेंगे तो वो वीक और समटाइम वो एब्सेंट होगी। नेक्स्ट वन है सीटी। सीटी की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसमें हम जो हार्ट है उसकी साइज और शेप को एनालाइज करते हैं कि पेशेंट को कार्डियोमैगेली तो नहीं। कार्डियोमैगेली मीन्स हार्ट का जो साइज है और शेप है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वन है एमआरए, मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कि पेशेंट की बॉडी को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और रेडियो एक्टिव वेव जो है उसकी बॉडी में एंटर कराई जाती है, जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं जो आर्टिकल ह्यूमन है वो कितना डायलेट है या फिर नैरो है। नेक्स्ट वन आर्ट्रियोग्राफी। आर्ट्रियोग्राफी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कि हम डाई जो है बॉडी के अंदर इंसर्ट कराते हैं ब्लड के अंदर। ये जो मेनली 3 आर्टरी से कराया जाता है, ब्रेकियल, रेडियल और फीमोरल आर्टरी। इसमें डाई जो है इंसर्ट कराई जाती है पूरे ब्लड में, ब्लड के साथ सर्कुलेट होती है और जहाँ भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसे हम कंप्यूटर पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसको कि हम मेनली टिश्यू की इंस्पेक्शन के लिए यूज करते हैं कि टिश्यू में कोई नेक्रोसिस या इश्यूमिया प्रेजेंट हो रही है। नेक्स्ट वन इज इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम बॉडी के अंदर साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं या साउंड वेव बॉडी को प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि हम पेशेंट की हार्ट बीट या फिर जो हार्ट है ब्लड को किस तरीके से पंप कर रहा है उस सबको हम एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लिकेशन। अगर हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस को ट्रीट ना करें तो पेशेंट के अंदर कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फर्स्ट वन स्टेबल एंड अनस्टेबल एंजाइना। एंजाइना एक पेन है जो कि पेक्टोरिस मसल में होता है, वो स्टेबल एंड अनस्टेबल भी हो सकता है। नेक्स्ट वन है हार्ट फेलियर। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के कारण हार्ट फेलियर हो सकता है क्योंकि हमारे हार्ट को पूरी तरीके से ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, जिससे कि वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं कर पा रहा ब्लड को और ऑक्सीजन। नेक्स्ट वन रीनल फेलियर भी हो सकता है, जो किडनी अपना काम करना बंद कर सकती है। नेक्स्ट वन एमआई और हार्ट फेलियर। एमआई जो है मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, जो मिडिल वन लेयर होती है हमारी हार्ट की मायोकार्डियम, उसमें जो है इश्चीमिया और नेक्रोसिस की कंडीशन हो जाती है जिससे कि जो ब्लड है पूरे हार्ट में सप्लाई नहीं हो पाता, लेयर्स में सप्लाई नहीं हो पाता, जिससे कि हार्ट अटैक की कंडीशन आ जाती है जो हमारा हार्ट है पंप करना वर्क करना बंद कर देता है। नेक्स्ट वन है एन्यूरिज्म। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से या कहीं कोई आर्टरी में नेक्रोसिस या ब्लॉकिंग हो रही है उससे एक लोकलाइज स्वेलिंग हो सकती है आर्टरी, जिसे कि हम एन्यूरिज्म कहते हैं। इसके बाद हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मैनेजमेंट करते हैं। ये 4 टाइप से होता है, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, डाइटरी पैटर्न एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। सबसे पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ेंगे कि हम कौन कौन से ड्रग्स यूज कर सकते हैं जो कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के रिस्क को या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस डिजीज को कम कर दे। फर्स्ट वन इज एंटीकोगुलेंट ड्रग्स। एंटीकोगुलेंट ड्रग्स का ऐसा ग्रुप होता है जो कि क्लॉट फॉर्मेशन को डिक्रीज करता है या क्लॉट को डिस्ट्रक्ट करता है हमारी ब्लड वेसल के अंदर से। इसके एग्जांपल्स हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस एंड एस्पिरिन। सेकेंड वन है लिपिड लोअरिंग एजेंट। लिपिड लोअरिंग एजेंट ऐसे ड्रग्स हैं जो कि हमारे ब्लड के अंदर एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को डिक्रीज करते हैं जिससे कि नैरोइंग होने के चांसेस जो है कम हो जाते हैं। इसमें एग्जांपल है निकोटिनिक एसिड, फाइब्रिक एसिड और फिनोफाइब्रिन। थर्ड वन है HMG को एंजाइम रिडक्टेज। इसकी फुल फॉर्म है हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटाइल
ड्रग्स का ऐसा ग्रुप है जो कि सीरम के अंदर ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, लो लिपिड डेंसिटी, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को डिक्रीज करता है। एग्जाम्पल है एट्रोवास्टिन, लोवावास्टिन और सिमवास्टिन। अब हम डिस्कस करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। सर्जिकल मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट है जिसमें कि सर्जरी के द्वारा किसी भी डिजीज को ठीक किया जा सकता है। इसमें पहला है PTCA, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूनर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। इस सर्जरी में क्या करते हैं, जो भी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर नैरोइंग होती है। नैरोइंग किस वजह से होती है, कोई फैट डिपोजिशन, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन या कोई भी अदर सब्सटेंस आर्टरी की वॉल पर या ब्लड वेसल की वॉल पर डिपॉजिट हो जाता है। इसमें हम एक कैथेटर इंसर्ट कराते हैं ब्लॉकेज वाली जगह पर, जहाँ पे की जो आर्टरी है वो ब्लॉकेज होती है। कैथेटर के अराउंड जो एक बैलून होता है, ब्लॉकेज वाली एरिया पे पहुंचकर हम इस बैलून को फुला देते हैं, जिससे कि जो आर्टरी का डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने के बाद कुछ टाइम बाद इस बैलून को हम श्रिंक कर लेते हैं। श्रिंक करने के बाद रिवर्स प्रोसेस करते हैं। इस रिवर्स प्रोसेस में जो कैथेटर है उसको, जो ब्लड वेसल है उससे बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रोसीजर में जो है कैथेटर इंसर्ट कराने की वजह से जो डायमीटर है आर्टरी का वो डायलेट हो जाता है, जिससे कि जो ब्लड फ्लो होता है आर्टरी के अंदर वो इजीली फ्लो हो जाता है। नेक्स्ट वन है CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। इसमें हम एक बाईपास बना देते हैं। जैसे कि मान के चले यहाँ पर इस आर्टरी में ब्लॉकेज है, जो हम वेन या आर्टरी ले रहे हैं वो किस बॉडी के किसी भी पार्ट से ले सकते हैं और अरोटा से अटैच करेंगे। ये आर्टरी ली हमने यहाँ अरोटा से अटैच कर दी और यहाँ पे ला आके इसे कनेक्ट कर दिया, एक बाईपास बना दिया, जिससे कि ब्लड है बाईपास से होकर जाए, ना कि नैरोइड आर्टरी से। इस सर्जरी को कहते हैं CABG। नेक्स्ट है डाइटरी पैटर्न। डिजीज होने के पश्चात या डिजीज हो रही है तो हम कौन से जो डाइटरी है, खाना पीना किस तरीके से सेवन करते हैं, जिससे कि जो कॉम्प्लिकेशन ना हो, जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो रही है वो हमारी रिड्यूस हो जाए। पहला है फूड रिच इन ओमेगा 3 एंड फाइबर। हम ऐसा फूड ग्रहण करेंगे जो कि ओमेगा 3 और फाइबर में रिच हो, जैसे कि एग्जाम्पल ब्राउन ब्रेड, होल राइस। नेक्स्ट वन है विटामिन C और लिपोपेन। जो विटामिन C और लिपोपेन जो होता है वो हमारी हीलिंग प्रोसेस में हेल्पफुल होता है, इसलिए हम इन्हें लेते हैं, जिससे कि जो हीलिंग प्रोसेस है हमारी बॉडी के अंदर वो जल्दी से जल्दी हो। इसके एग्जाम्पल्स हैं कैरेट, ऑरेंजेस, मैंगो, टमाटो सॉस। नेक्स्ट वन इज वेजिटेबल्स। हमें ऐसे वेजिटेबल्स लेने चाहिए जो कि फाइबर रिच हो और फॉलिक एसिड। जो फाइबर होता है वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को हमारे ब्लड या सीरम के अंदर डिक्रीज करता है और फॉलिक एसिड हमें जो ब्लड है उसे इंक्रीज करने में, हीलिंग प्रोसेस को जल्दी से जल्दी करने में मदद करती है। नेक्स्ट वन है ऑनियन एंड गार्लिक। हमें ऑनियन और गार्लिक भी लेना चाहिए। जो ऑनियन और गार्लिक होता है हमारी डिजीज होती है जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, जो कि कॉज करती है या मेन कॉज होती है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का, उनको रिडक्शन करने में हेल्पफुल करते हैं ऑनियन एंड गार्लिक। अब हम नर्सिंग मैनेजमेंट कि नर्स को क्या क्या मैनेजमेंट करने चाहिए या क्या क्या इंस्ट्रक्शन जो है पेशेंट को प्रोवाइड करने चाहिए आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के रिस्क को कंट्रोल करने के लिए या डिसीज को कंट्रोल करने के लिए। पहला है प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस ऑन वे द क्लाइंट कैन रिड्यूस इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। हम जो पेशेंट है उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे या बताएंगे वो कम से कम सैचुरेटेड फैट या कोलेस्ट्रॉल अपने खाने में ले। नेक्स्ट है रिड्यूस इनटेक ऑफ मीट फैट। जो मीट फैट होता है, जो मीट से जो फैट हमें प्राप्त होता है उसे कम से कम इनटेक करें। नेक्स्ट है यूज कुकिंग मेथड सच एज स्टीमिंग, बेकिंग, माइक्रोवेविंग एंड फ्राइंग। ये जो मेथड हमें इसलिए यूज करने चाहिए जो कि इसमें ऑयल का कम, जो सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल इनकी मात्रा बहुत कम यूज होती है। जैसे कि स्टीमिंग भाप से बनती है, बेकिंग, माइक्रोवेविंग, इनमें बहुत जो ऑयल की मात्रा वो बहुत कम यूज होती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होती है। नेक्स्ट वन एडमिनिस्टर
लिपिड लोअरिंग एजेंट एज प्रिस्क्राइब। हम लिपिड लोअरिंग एजेंट जो है प्रिस्क्राइब करेंगे या एडमिनिस्टर करेंगे किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद। नेक्स्ट प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से या फिर हो सकते हैं चांसेस हैं कॉम्प्लिकेशंस के, उन्हें हम प्रिवेंट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, दिस इज अबाउट आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। अगर आपको मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे यूट्यूब चैनल BNB एजुकेशन को सब्सक्राइब करें।